जय हिंद। ट्रांसफार्मर के इस वीडियो में हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल प्राइमरी पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो आइए हम चलते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है जब सारे प्राइमरी पैरामीटर को हम सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो सर, हमारा क्या है ना कि ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जिसमें सारे पैरामीटर प्राइमरी वाले को हम सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सेकेंडरी साइड है सर, लोड लगा हुआ है LOAD। ये मेरा V2 है, ये मेरा R2 X2 हो जाएगा, करंट आपका I2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा V1 हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज। ये आपका क्या हो जाएगा R1, ये X1 ले लो, और ये क्या है कि मेरा शंट ब्रांच पैरामीटर है I0। ये मेरा I1। तो क्या है, चूँकि सर ये वाला नेग्लिजिबल है तो आप इसको तो नेगलेक्ट भी मान सकते हो, जो हमने पिछला क्लास में बताया था। चूँकि ये जो शंट ब्रांच होता है ना, R0 हमारा और X0 जो होता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। माने ये जो हमारा लॉस कंपोनेंट है आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, चूँकि I0 हमारा लोड कंपोनेंट ऑफ करंट के रेस्पेक्ट में, माने फुल लोड करंट के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, उसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर का देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट जब सारे प्राइमरी पैरामीटर को हम सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र कर दिए। ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को हमने यहाँ लिख रखा है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस को हम यहाँ लिख रखे हैं। तो सिंपल ये आपका सर कॉइल है, तो इसको आप तो छोड़ ही सकते हो, चूँकि हमको कैलकुलेशन से मतलब है, R1 X1 से मतलब है, R2 X2 से मतलब है, V1 I1 से मतलब है, V2 I2 से मतलब है, सिर्फ हमको कैलकुलेशन से मतलब है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे जब सारे प्राइमरी पैरामीटर को हम इधर सेकेंडरी साइड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या हो जाएगा। देखो, तो मान लो जब इसको उधर ले जाओगे तो हमारा क्या हो जाता है R1 डैश, और इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा X1 डैश। तो हमारा क्या हो जाएगा, ले चले गए हैं सब उधर साइड ले गए, तो R1 डैश हो जाएगा, X1 डैश हो जाएगा सर, और पहले से इधर हमारा क्या है R2 है, और हमारा क्या है X2 है, पहले से तो है ही, और ये मेरा लोड लगा हुआ है। तो इधर हमारा करंट कितना हो जाएगा I2 हो जाएगा, और करंट को जब उधर ले जाएंगे तो हम जानते हो कि 1/K से डिवाइड करते हैं, तो I2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा I1 डैश। I1 डैश उधर ले जाओगे तो I1 डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा I1 डैश बराबर क्या हो जाएगा I1/K हो जाएगा, और उधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा KV1 हो जाएगा। तो हमारा ये जो सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा KV1 माने V1 डैश बराबर इतना हो जाएगा। ये मेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। कितना क्लियर। और ये हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा KV1 हो जाएगा। और मेरा R1 डैश माने KR1 X1 डैश सॉरी K स्क्वायर हमारा X1 हो जाएगा, चूँकि उधर ले जाएंगे तो K स्क्वायर हो जाता है, R2 X2 वही रह जाएगा। तो देखो ये है हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट जब सभी प्राइमरी पैरामीटर को हम सेकेंडरी साइड ले गए हैं। देखो ना, वोल्टेज इधर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा हमारा KV1 हो जाएगा, V1 डैश इधर ले जाओगे तो V1 डैश होगा, वो KV1 हो जाएगा। इधर ले जाओगे तो हमारा I1 डैश हो जाएगा, जो I1/K हो जाएगा, K से डिवाइड करते हैं। इधर R1 को ले जाओगे तो R1 डैश हो जाएगा, तो R1 डैश K स्क्वायर R1 होगा। इधर ले जाओगे X1 को तो हमारा X1 डैश हो जाएगा, तो K स्क्वायर X1 हो जाएगा। तो अब देखो, तो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस, ये दोनों आपका क्या है इनफेज कंपोनेंट है, दोनों क्वाड्रेचर कंपोनेंट है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ेगा, ये दोनों एक साथ जुड़ेगा। तो देख लो हमारा टोटल इक्विवेलेंट सर्किट हमारा क्या हो जाएगा। हमारा इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। देखो, इसको आप जोड़ दोगे ना तो हमारा हो जाएगा, गिल्ला हो गया, पानी है ना, ये हो जाएगा,
ये हमारा ये R02 हो जाएगा और ये X02 हो जाएगा, और ये लोड पहले से लगा हुआ है सर। क्योंकि सेकेंडरी साइड ले गए हो ना, तो ये दोनों का जो सम हो जाएगा, ये दोनों का जो सम होगा वो R02 हो जाएगा। तो R02 हमारा हो जाएगा सर X02 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, इधर करंट मेरा I2 है, माने क्या है I1/K है सर। ये मेरा क्या है V1 डैश है, माने आपका K V1 है। क्लियर। और ये जो हमारा वोल्टेज है इधर V2 है, और ये पहले से लोड लगा हुआ है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया जब सारे प्राइमरी पैरामीटर को हम सेकेंडरी साइड ले गए हैं। एक मैं पेज ले लेता हूँ ताकि मिटाने के लिए हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सर, अब देख सकते हो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, R02 बराबर हमारा क्या हो जाएगा R2 और प्लस R1 डैश हो जाएगा जो हम लाए हैं, माने R2 प्लस K² R1 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा X02 बराबर हमारा क्या हो जाएगा X2 पहले से है, और X1 डैश माने X2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा K² X1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो तो इसको यदि हम कॉम्प्लेक्स में लिखें तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा Z02 माने टोटल इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। इसको बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। इसको बोलेंगे टोटल लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड। हम ऑलरेडी ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारा क्या हो जाएगा सर Z02 बराबर क्या हो जाएगा, Z02 बराबर √R02 का होल स्क्वायर प्लस X02 का होल स्क्वायर। इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यदि लिखा जाए तो Z02 बराबर कितना हो जाएगा R02 प्लस JX02, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि देख लो ना, ये हमारा क्या है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल प्राइमरीज पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो क्लियर हो गया यहाँ से। तो यदि हम इसका फेजर डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहें सर, तो फेजर डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। हम क्या कर लेंगे, V2 को हमने रेफरेंस ले लिया, V2 को हमने रेफरेंस ले लिया सर, V2 को, ये V2 लोड हमारा इंडक्टिव है, माने लोड को हम RL लोड मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि लोड जो है, ये जो लोड है वो ऐसा लोड है। तो ऐसा लोड में हमारा वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन ऐसा होता है, ये वोल्टेज और एक करंट, माने RL सर्किट में RL लोड में हमारा करंट लैग करता है सर। ये तो आपका बाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल रिएक्टेंस है। ये ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस है व्हेन ऑल पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड। टोटल रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर व्हेन ऑल प्राइमरी पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड। लेकिन इस लोड की बात कर रहे हैं कि ये लोड हमारा इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव लोड में तो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन ऐसा ना, तो हम मान लो कि हमारा जो वोल्टेज है लोड वोल्टेज, उसको सर आपने रेफरेंस ले रखा है, रेफरेंस। तो इसमें जो हमारा सेकेंडरी करंट है I2, ये तो कुछ एंगल से लैग कर रहा होगा। मान लो ये हमारा करंट I2 है और ये हमारा एंगल आपका क्या है ∅2 एंगल से लैग कर रहा है। तो अब इसमें जो हमारा ड्रॉप होगा I2 इंटू R02, वो तो करंट के सेम फेज में होगा, करंट के सेम फेज में आपका हो जाएगा I2 इंटू R02। और इसमें जो ड्रॉप होगा वो करंट से लीड कर रहा होगा, माने आपका जो इसमें ड्रॉप होगा सर वो करंट से 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा। ये इसको थोड़ा सा और ऐसे बनाते हैं, I2 R02 ये कर रहा है और इससे 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा ये, माने I2 X02 इसमें ड्रॉप इसमें। और तो ये हमारा क्या हो जाएगा I2 Z02, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल वोल्टेज V1 डैश बराबर K V1। अब K V1 हमारा कितना हो जाएगा, K V1 हमारा हो जाएगा V2 ये वोल्टेज, माने ये वोल्टेज और I2 Z02 का फेजर सम, माने I2 Z02 और V2 का फेजर सम कौन होगा K V1, माने V1 डैश हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हो गया
व्हेन ऑल प्राइमरी पैरामीटर रेफर टू सेकेंडरी साइड, माने सभी प्राइमरी पैरामीटर को जब हम सेकेंडरी साइड हम ट्रांसफ़र किए तब हमारा सर इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा आ गया और इस सर्किट का फेजर डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। देखो ना, लोड वोल्टेज जो है V2 को हमने रेफरेंस ले लिया, ये जो I2 करंट है, माने ये जो मान रहे हैं कि हमारा इंडक्टिव लोड है तो हमारा V2 से I2 लैग कर रहा होगा, हमने लैगिंग दिखाया। अब देखो ये हमारा बाइंडिंग का टोटल रेजिस्टेंस है रेफर टू सेकेंडरी साइड, टोटल लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो इसमें जो ड्रॉप होगा वो करंट के सेम फेज में होगा, माने I2 इंटू R02 जो होगा ये करंट के सेम फेज में। क्लियर? और इसमें जो ड्रॉप होगा वो करंट से 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा, हमने लीड दिखाया I2 इंटू X02। तो I2 इंटू R02, I2 इंटू X02 का फेजर सम I2 इंटू Z02, माने इन दोनों का जो ड्रॉप होगा वो Z02 के बराबर होगा, I2 इंटू Z02। तो अब देखो तो टोटल ड्रॉप और ये वोल्टेज मिल करके कौन देगा, V1 डैश। तो देखो तो V2 I2 इंटू Z02 मिल करके कौन दे रहा है, V1 डैश। V1 डैश बराबर के V1 हो जाएगा और के V1 बराबर क्या, V2 प्लस I2 इंटू Z02। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ सर। अब देखो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन हमारा कैसे होगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है सर। देखिए हम V2 को रेफरेंस ले रहे हैं, तो V2 को रेफरेंस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V2 एंगल 0, और ये हमारा I2 लैग कर रहा है तो I2 बराबर फेजर सम क्या लिखिएगा, I2 का मैग्नीट्यूड एंगल माइनस ∅2, ये हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, I2 इंटू कॉस फाई माइनस जे साइन फाई। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या है सर, तो अब हमको सबसे पहले निकालना क्या है, I2 इंटू Z02 डायरेक्ट निकाल लो। तो हमारा क्या हो जाएगा, I2 इंटू Z02 डायरेक्ट हम इन दोनों ड्रॉप निकाल रहे हैं। तो I2 का वैल्यू हमारा क्या है, तो I2 कॉस फाई माइनस जे साइन फाई, और हमारा Z02 क्या है, Z02 बराबर क्या, R02 प्लस JX02। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो कितना लिख सकते हैं, इंटू R02 प्लस JX02 हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, गुना कर दो, I2 कॉस फाई माइनस JI2 साइन फाई इंटू क्या हो जाएगा, R02 प्लस JX02। क्लियर? अब इन दोनों को गुना कर दो सर, हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसको गुना करो, I2 R02 कॉस फाई। क्लियर? इसको हमने गुना किया, फिर इसको गुना करो, क्या हो जाएगा, प्लस JI2 X02 कॉस फाई। क्लियर? प्लस अब क्या, अब इसको इससे गुना करो, माइनस JI2 R02 साइन फाई। अब देखो जे स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस I2 X02 साइन फाई। क्लियर? तो अब देखो हमारा सर, चूँकि हमारा V1 डैश बराबर क्या हो जाएगा, V1 डैश बराबर हमारा हो जाएगा क्या, V1 डैश बराबर हो जाएगा V2 प्लस I2 इंटू Z02। तो हमारा क्या हो जाएगा, V2 का तो मैग्नीट्यूड वही रह जाएगा, तो V2 प्लस, देखो सर ये और ये आपका क्या है, रियल टर्म है, माने ये वाला ये I2 इंटू X02 साइन फाई और I2 R02 कॉस फाई रियल टर्म है, ये दोनों इमेजिनरी टर्म है, जिसमें जे लगा हुआ है इमेजिनरी टर्म। तो रियल एक साथ जुड़ेगा, इमेजिनरी एक साथ जुड़ेगा। तो V2 का मैग्नीट्यूड तो V2 ही लिखेंगे, V2 एंगल 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, V2 प्लस इसका रियल पार्ट को एक साथ कर देते हैं, I2 R02 कॉस फाई प्लस कितना हो जाएगा, I2 X02 साइन फाई। हाँ, अब कितना हो जाएगा, अब जे कॉमन ले लो, प्लस जे कितना हो जाएगा, I2 X02
कॉस फाई, जे कॉमन ले रखा है ना आपने, माइनस I2R02 साइन फाई। देखो तो वही वाला रिलेशन आ गया, इसका ये फेजर फॉर्म में हो गया, माने ये हमारा फेजर हो गया, ये क्या हो गया, फेजर नोटेशन में। तो हमारा इसका वैल्यू इतना आ गया। इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे, V1 डैश का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में और इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट V2 प्लस I2R02 कॉस फाई प्लस I2X02 साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, I2X02 कॉस फाई माइनस I2R02 साइन फाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैलकुलेशन का ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब चूंकि ये जो वैल्यू है सर, ये वैल्यू ये नेग्लिजिबल है, चूंकि ये देखो ना कॉस फाई है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, और दोनों में घट रहा है। चूंकि इसका कॉस फाई है, पावर फैक्टर मेरा है, कॉस फाई 2 ले लो, सब जगह फाई 2 है तो फाई 2 रहने दो ना, फाई 2 रहने दो, जहाँ जहाँ फाई दिखेगा वहाँ वहाँ फाई 2 कर देना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चूँकि हमने फाई 2 ले रखा है ना, फाई 2 ले रखा है। तो अब देख लो कि ये वैल्यू हमारा क्या है, इसका वैल्यू हमारा क्या है, पावर फैक्टर का एंगल स्वाभाविक है आपका क्या होगा, वो 0 डिग्री तो होगा नहीं, आपका क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल से तो लैग कर रहा होगा, तो इसका वैल्यू 1 से कम होगा, इसका वैल्यू 1 से कम होगा। तो 1 से कम क्वांटिटी से गुना करोगे तो और छोटा हो जाएगा, इसको भी 1 से कम क्वांटिटी से गुना करोगे तो और छोटा हो जाएगा, अब प्लस घट रहा है तो और छोटा हो जाएगा, और छोटा क्वांटिटी को स्क्वायर करोगे तो और छोटे ना हो जाएगा। इसलिए हम इसको नेगलेट मान सकते हैं, इस टर्म को हम नेगलेट मान लोगे, तो नेगलेट मान लोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा V1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, V1 डैश बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस I2R02 कॉस फाई, I2R02 कॉस फाई प्लस I2X02 साइन फाई का होल स्क्वायर। क्लियर। और चूँकि स्क्वायर है तो क्या ये घटा सकते हैं, V1 डैश का मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, V2 प्लस I2R02 कॉस फाई प्लस I2X02 साइन फाई। ये हमारा V1 डैश का वैल्यू आ गया। तो आप चाहे तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। अब हम लीडिंग पावर फैक्टर की यदि हम बात करें कि हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो तब क्या होगा, माने कैपेसिटिव लोड रहे, तो कैपेसिटिव लोड रहे तब देखिए आपका माजरा क्या होगा सर। कैपेसिटिव लोड रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, I2 लीड कर रहा होगा, फाई 2 से लीड कर रहा होगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब देखो इसमें जो ड्रॉप होगा वो करंट के सेम फेज में, ये आपका क्या हो जाएगा I2 इंटू R02, और इसमें जो ड्रॉप होगा इससे 90 डिग्री से लीड कर रहा होगा I2 इंटू X02, और ये हमारा क्या हो जाएगा V1 डैश हो जाएगा। क्लियर। और ये हमारा क्या हो जाएगा I2 इंटू Z02। क्लियर। देखो ना, मान लेते हैं हमारा कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव लोड है तो इसमें जो करंट होगा वो वोल्टेज से लीड करेगा ना जी। करंट को हमने लीडिंग दिखाया वोल्टेज से, देखो लीड कर रहा है, I2 जो है वो V2 से लीड कर रहा है, तो लीडिंग हमने दिखा दिया। अब इसमें जो ड्रॉप होगा वो करंट के सेम फेज में, तो करंट N है तो I2 इंटू R02 इसी के सेम फेज में होगा, देख लो। अब इसमें हमारा जो ड्रॉप होगा इससे 90 डिग्री पर होगा, इससे 90 डिग्री पर हमने दिखा दिया है ये ड्रॉप। अब देखो इसका और इसका जो फेजर सम होगा वो I2 इंटू R02 होगा, और I2 इंटू R02 और V2 का जो फेजर सम होगा वो V1 डैश होगा। क्लियर। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से हम फेजर डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं, V2 का रेफरेंस लिया है तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 एंगल 0, समझ रहे हैं, और हमारा I2 बराबर क्या हो जाएगा
I2 एंगल फाई 2, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजरमेंट होता है रेफरेंस से उसको पॉजिटिव लेते हैं, वहाँ हम I2 बराबर लिए थे I2 एंगल माइनस फाई, चूँकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मेजरमेंट था। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हो, I2 बराबर लिख सकते हैं I2 फेजर फॉर्म में कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। क्लियर? हाँ, अब यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो I2 इंटू Z02 बराबर क्या लिख सकते हो, I2 ए कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। हाँ, और हमारा क्या है, Z02 को क्या लिख सकते हो, R02 प्लस JX02, R02 प्लस JX02। क्लियर? तो देखो ना भाई, I2 का वैल्यू इतना है ना जी, तो I2 इंटू Z02 निकाल रहे हैं, तो Z02 का वैल्यू हमारा इतना है और I2 का वैल्यू हमने इतना लिख रखा है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा फिर हमारा I2 कॉस फाई प्लस JI2 साइन फाई। क्लियर? इंटू R02 प्लस JX02। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, I2 R02 कॉस फाई, हाँ ये गुना करो, प्लस JI2 X02 कॉस फाई प्लस कितना हो जाएगा, इससे गुना करो, इससे गुना करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, मेरा माइनस हो जाएगा ना, माइनस। इसको हमने इससे गुना किया तो ये आया, इसको हमने इससे गुना कर दिया तो ये आया। अब इसको इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा, JI2 R02 साइन फाई माइनस हो जाएगा, माइनस JI2 X02 जे स्क्वायर हो जाएगा ना, तो I2 X02 साइन फाई हो जाएगा। क्योंकि देखो जे से गुना करोगे तो जे स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इसको हमने इससे गुना के दिए तो इतना आया, इसको इससे गुना किए तो इतना आया सर, इसको इससे गुना किए तो इतना आया, इसको इससे गुना कर दिए तब इतना आएगा। क्लियर? हमने रियल टर्म को एक साथ कर दो तो I2 R02 कॉस फाई, हाँ कितना हो जाएगा, माइनस I2 X02 साइन फाई। हाँ, ये हमारा रियल टर्म हो गया, प्लस जे कॉमन ले लो, I2 X02 कॉस फाई प्लस I2 R02 साइन फाई, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा V1 बराबर क्या है सर, V1 डैश बराबर क्या है, V2 प्लस I2 इंटू Z02। क्लियर? माने V1 जो है ये जो है वो इसका और इसका फेजर सम है, तो हम V2 प्लस क्या लिख सकते हैं, I2 इंटू Z02। तो V2 का तो मैग्नीट्यूड V2 है, चूँकि इसको रेफरेंस ले रखा है तो यही हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है आपका I2 R02 कॉस फाई माइनस I2 X02 साइन फाई प्लस जे, इमेजिनरी टर्म है I2 X02 कॉस फाई प्लस कितना हो जाएगा, I2 R02 साइन फाई। ये हमारा वैल्यू, सब जगह फाई 2 कर दो, जहाँ जहाँ लगा हुआ है सब जगह फाई 2 कर दो, फाई 2 हमने कर दिया, लो फाई 2 कर दिया, क्योंकि हम फाई 2 एंगल से लीडिंग कर रहे हैं ना, फाई 2 एंगल से लीडिंग कर रहे हैं, हमने फाई 2 कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा V1 का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह जब हम V1 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यदि हम निकालेंगे तब हमारा क्या होता है, V1 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो V1 डैश का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, V2 प्लस दिस, ये तो रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म है, तो हमारा क्या है, V2 प्लस I2 R02 कॉस फाई 2 माइनस I2 X02 साइन फाई 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये टर्म I2 X02 कॉस फाई
का होल स्क्वायर प्लस I2 x0 2 sin phi 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है इस टर्म के रेस्पेक्ट में आपका नेग्लिजिबल है। तो फॉर रीजनेबल एक्यूरेसी हम इस टर्म को हटा सकते हैं, इस टर्म को नेगलेक्ट मान सकते हैं। माने ये टर्म जो है ये पूरे टर्म के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट, अरे भाई लोड वोल्टेज है बहुत ज़्यादा ना होगा जी, तो ये टर्म जो है ये टर्म इस टर्म के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, माने ये टर्म जो है बहुत छोटा है इस टर्म के रेस्पेक्ट में। तो फॉर रीजनेबल एक्यूरेसी हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो हमारा V1 डैश बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट V2 प्लस I2 R02 cos phi 2 माइनस I2 x02 sin phi 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 डैश बराबर हमारा हो जाएगा V2 प्लस I2 R02 cos phi 2 माइनस I2 x02 sin phi 2। तो देखो तो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर के केस में हमारा क्या आया सर, यहाँ माइनस साइन आया, लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर के केस में हमारा क्या आया था, प्लस साइन आया था। माने हमारा क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर के केस में देख लो यहाँ माइनस साइन आ गया, और हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के केस में यहाँ प्लस साइन आया था, यहाँ माइनस साइन आया। माने लीडिंग पावर फैक्टर के केस में यहाँ माइनस साइन आया और लैगिंग पावर फैक्टर के केस में यहाँ प्लस साइन आया था। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जब हम वोल्टेज रेगुलेशन हम फाइंड आउट करेंगे तो लैगिंग और लीडिंग के केस में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लैगिंग और लीडिंग के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा जब हम ग्राफ से दिखाएंगे तब हम बताएंगे कि कब हमारा लीडिंग के केस में 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और लेकिन लैगिंग के केस में ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये सारा कुछ यहीं से आता है सर, याद रखिएगा। लीडिंग के केस में यहाँ माइनस आया, लेकिन लैगिंग के केस में यहाँ प्लस आया था। क्लियर। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।